कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, आपका स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। तो देखो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल कैविटी एंड मोड्स इन लेज़र बीम। तो देखो जो जो हमें पढ़ना है ना, मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया ले। तो देखो आपको हमें ऑप्टिकल कैविटी पढ़ना है, फिर लेज़र कैविटी मोड पढ़ना है जिसको हम रेजोनेटर मोड भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि दो तरीके का रेजोनेटर मोड होते हैं लेज़र बीम में, एक लॉन्गिट्यूडनल मोड, ट्रांसवर्स मोड। फिर हम लॉन्गिट्यूडनल मोड को पढ़ेंगे जिसको हम एक्सियल मोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर लॉन्गिट्यूडनल मोड में हम रेजोनेंस कंडीशन को देखेंगे, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। और लॉन्गिट्यूडनल मोड में जो ऑप्टिकल कैविटी में हमारे पास अलाउड फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड देखना है। फिर उसके बाद सेपरेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड देखेंगे, वेवलेंथ सेपरेशन देखना है हमें। फिर उसके बाद हम गेन कर्व एंड लेज़र ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी देखो लेज़र की फॉर्म में एज एन आउटपुट हमें नहीं मिलती है ना, कुछ सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अलाउड फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, गेन कर्व क्या है वो पढ़ना है, नंबर ऑफ मोड्स क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स मोड क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना, ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स। तो ये हमारे पास आज का पूरा टॉपिक है। तो बिना समय गंवाए हमें स्टार्ट करना है। तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग सभी लोग सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं तो नहीं हो पाएगी चीज़ें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑप्टिकल कैविटी में को ना मैंने जब कंपोनेंट ऑफ लेजर्स पढ़ाया था तब भी हमने ऑप्टिकल कैविटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज एक और हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें मोड्स पढ़ने में आसानी हो, लेज़र मोड्स जब हम पढ़ेंगे। तो देखो ऑप्टिकल कैविटी को हम लेज़र कैविटी या ऑप्टिकल रेजोनेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये वो प्लेस होता है जहाँ पर एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट होता है। ऑप्टिकल कैविटी बनाते हैं कैसे हम, ऑप्टिकल कैविटी बेसिकली दो मिरर होते हैं एंड पे, जैसे आप देख सकते हो हमारे पास एक फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा, ये फुली रिफ्लेक्टिंग होता है, और ये क्या होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। और इन दोनों मिरर के बीच में एक कैविटी होती है जिसमें हम अपना एक्टिव मीडियम रखते हैं, समझ में आया बात। इसी को हम पूरे को बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर और कैविटी, ठीक है ना। अब इस ऑप्टिकल जो हमारे पास एक्टिव मीडियम है इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पंपिंग सोर्स, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक्टिव मीडियम में क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। तो जो लाइट का इमिशन होता है फिर हम क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्शन होता है बैक एंड फोर्थ, है ना, इन दोनों मिरर के बीच में लाइट को हम एम्पलीफाई करते हैं ताकि मैक्सिमम स्टिमुलेटेड इमिशन हो सके। ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिकल डेफिनेशन होगी। तो ऑप्टिकल कैविटी क्या, दो मिरर होते हैं एंड में, है ना, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव होता है जो कुछ थोड़ी सी लाइट पास कराता है, ठीक है, समझ में, एक फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। अब ध्यान से चीज़ें देखना है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपसे, चार ऑप्शन दे के पूछेगा कि लेज़र बीम किस मिरर से बाहर निकलती है। जो पार्शियली ट्रांसमिटिंग मिरर होता है ना उससे बाहर निकलती है हमारे पास लेज़र बीम, ठीक है ना। देखो लाइट दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड द कैविटी बिटवीन द मिरर इज एम्पलीफाइड एज इट बाउंसेस बैक एंड फोर्थ। अब देखो ये हमने जैसे कल भी इसके बारे में टोटली डिस्कस किया था। अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये तीन एटम है मान लो, ठीक है ना। तो ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो यहाँ से स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ फोटोन का, ये एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी है। तो ये फोटोन जब इस पर जाएगा तो इसको स्टिमुलेट कर देगा, तो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। तो यहाँ से दो फोटोन निकलेंगे, जैसे हम जानते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन में एक इंसिडेंट होता है और एक इमिटेड फोटोन होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये दो फोटोन आके चल के किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट वाले एटम को क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, ये चलेगा, समझ में आए बात। तो ये इमिशन हुए, दो चार फोटोन्स का इमिशन हुआ। अब मान लो ये जब इससे टकराएगा मिरर से तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो फोटोन फिर से मीडियम में आएगा, ठीक है ना, वो फिर से किसी न किसी एक्साइटेड एटम को स्टिमुलेट करेगा, फोटोन निकाल देगा, इमिशन ऑफ फोटोन फिर से हो गया, ठीक है ना। तो लाइट फिर से इधर ट्रैवल की फोटोन्स, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फिर से मीडियम में आएगा, तो हाई वो फिर से किसी न किसी एटम को क्या कर स्टिमुलेट कर देगा, फिर से फोटोन निकलेगा। इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन होता है लाइट का, समझ में आई बात, ठीक है। तो लेज़र बीम इमर्ज होगी हमारे पास पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से, कब, जो गेन जो होगा मीडियम का वो लॉस के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इस कैपेसिटी का इसका भी जो हमारे पास ऑप्टिकल कैविटी है, अब इसमें जितना गेन होगा मतलब जितना एम्प्लीफिकेशन होगा, ठीक है ना, उतना ही लॉस होगा। लॉस कहने का मतलब है बाहर निकलेगी लाइट। अब मान लो
हाँ, इसको ऐसे समझो, ठीक है ना। 5 यूनिट लाइट बाहर निकली है तो उसका मतलब है 5 यूनिट एम्प्लीफिकेशन अंदर हुआ है। इस प्रोसेस पे ये चीज़ें काम करती है। अब मान लो लेज़र का इमिशन नहीं हो रहा है, लॉस मीडियम से नहीं हो रहा है, लॉस का मतलब यहाँ पे ये मीडियम से बाहर नहीं निकल रही है, एम्प्लीफिकेशन ही अंदर हो रहा है, तो जो फोटोन डेंसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना अंदर, समझ में आया, ठीक है ना। तो फोटोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो दिक्कत का कारण हमारे पास है, ठीक है ना। इट में ये हीट कर सकता है हमारे पास, एक्टिव मीडियम और बर्स्ट कर सकता है, बहुत चीज़ें होंगी। तो एक्टिव मीडियम में जो लेजिंग एक्शन होता है वो कब होता है, जब हमारे पास जितना हमें चाहिए उतना एनर्जी डेंसिटी डेवलप हुआ, तो कुछ जितना बाहर निकलेगा उतना मीडियम में गेन होगा, समझ में आई बात, ठीक है। और मिरर क्या करते हैं, मिरर का काम क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक ही तो अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था। अब देखो यहाँ से लाइट का एमिशन हुआ, निकला, और इस मिरर ने फिर से रिफ्लेक्ट करके इसके पास भेज दिया, उसने फिर बहुत सारे एटम्स को स्टिमुलेट कर दिया, समझ में आई बात। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का काम हो रहा है, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो मिरर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, जो आउटपुट हुआ उसको फिर से मीडियम में सेंड कर रहे हैं, एक्टिव मीडियम में, ठीक है ना। इसी तरीके से ना जो मीडियम होता है एज एन ऑसिलेटर काम करता है, आपने इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है ना। ये जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, ये मान लो मेरे पास क्या है, ऑसिलेटर है, ठीक है ना। तो इस पर हमने क्या दिया, इनपुट दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट। तो इसी आउटपुट को कुछ हमने फिर से इनपुट में फीड कर दिया। अब मान लो देखो, जैसे इनपुट दिया तो ऑसिलेटर से हमें कुछ आउटपुट मिला, ठीक है ना। अब उस ऑसिलेटर से जो हमें आउटपुट मिला, मान लो उसमें कुछ एरर है, तो उसको हमने क्या करा, हमने फिर से ऑसिलेटर में क्या कर दिया, फीड कर दिया, तो हमारे पास रिफाइंड मिलेगा, है ना, फिर से रिफाइंड मिलेगा फॉर्म। अब मान लो थोड़ा बहुत कुछ और प्रॉब्लम है, फिर से हमने उसको फीड कर दिया, और ज़्यादा रिफाइंड आउटपुट हमें मिलेगा, समझ में आई बात। तो जो मीडियम होता है हमारे पास, एक्टिव मीडियम एज एन ऑसिलेटर काम करता है, ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेज़र कैविटी मोड्स की, या जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटेड मोड्स, ठीक है ना। तो देखो लेज़र कैविटी मोड्स क्या होते हैं, बेसिकली सेट्स होते हैं स्टैंडिंग वेव्स के लेज़र कैविटी में। अब दो मिरर के बीच में क्या हो रहा है हमारे पास, है ना, एक मिरर ये, एक मिरर ये है, दो मिरर के बीच में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वेव ऐसे मूव की फिर ऐसे मूव की, ठीक है ना। अब दो मिरर के बीच में यदि हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की वेव सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है ना, तो क्या बनाती हैं वो, स्टैंडिंग वेव बनाती हैं, ठीक है ना, या जिसको हम स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आए बात। तो उस स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स के कुछ फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड होंगे, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं जिस जो सी फ्रीक्वेंसी की चाहे उस फ्रीक्वेंसी की वेव हमारे पास हमें सुपर इम्पोज से मिल जाएगी। अब मान लो यहाँ से एक वेव ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है, तो जो यहाँ इधर से आ रही है दोनों क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है ना। तो कुछ ही सर्टेन पैटर्न्स है, डिस्क्रीट पैटर्न्स है जो हो सकते हैं। तो लेजर कैविटी मोड क्या है, सेट्स हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स के जो लेजर कैविटी में फॉर्म होते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो लाइट कन्फाइंड इन अ रेजोनेटर विल रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, और ओनली सर्टेन पैटर्न से अलाउड होंगे फ्रीक्वेंसीज के, समझ में आई बात, ठीक है ना। और जबकि कुछ क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जिसका ट्रफ के साथ मिल गया वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, जहाँ पे क्रस्ट मिल गया वहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना, एम्प्लीफिकेशन हो गया। अब लेजर कैविटी मोड्स क्या है, पैटर्न ही तो हैं, सेट्स ही तो हैं स्टैंडिंग वेव्स के जो मैंने बताया, ठीक है ना। और ध्यान से समझना, और सस्टेन जो ये बनते हैं ना, ये किस पर निर्भर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। लेजर कैविटी मोड्स डेट आर सस्टेन्ड इनसाइड द कैविटी डिपेंड करते हैं किस पर, बाउंड्री कंडीशंस पर। बाउंड्री कंडीशन क्या है, विच आर डिटरमाइंड बाय द मिरर्स इन द लेजर कैविटी। जो लेजर कैविटी की जो बाउंड्री कंडीशंस है उस पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या, जैसे ज्योमेट्री क्या है मिरर का, अलाइनमेंट क्या है, और वेवलेंथ क्या है लेजर का, तो ध्यान रखना। अब जैसे मेरे पास मिरर है, ये तो प्लेन मिरर हो गया, है ना, और यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, ठीक है ना, या ये दोनों ही मेरे पास क्या है, प्लेन मिरर है, या एक कनकेव है एक कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। दो अलग अलग स्फेरिकल मिरर है, दोनों का जो फोकल लेंथ है वो अलग अलग है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यानी ज्योमेट्री पर निर्भर करता है ऑप्टिकल कैविटी की, अरे अलाइनमेंट पर निर्भर करता है, और वेवलेंथ ऑफ द लेजर पर निर्भर करता है,
जो मोड बनेंगे यानी सेट ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो हमारे पास मिलेंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी, ऐसा नहीं कि जो 4 फ्रीक्वेंसी वो हमें मिल गई, ठीक है। रेजोनेटर मोड बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मोड और एक होता है ट्रांसवर्स मोड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल मोड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मोड का मतलब क्या आता है, 2 मिरर हो गए ना हमारे पास, है ना, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, ऑप्टिकल एक्सिस हो गई। तो यानी लॉन्गिट्यूडनल मोड का मतलब होगा अलोंग द लेंथ, है ना, अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। और ट्रांसवर्स मोड का यह ऐसा हम कह सकते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल कैविटी, ठीक है ना, अलोंग द लेंथ ऑफ ऑप्टिकल कैविटी। समझ में आई बात, ठीक है। जो मोड अलोंग द लेंथ बनेंगे, मतलब जो वेव पैटर्न्स हमारे पास अलोंग द लेंथ होंगे ऑप्टिकल कैविटी को, उनको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल मोड, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, अभी हम एज अ टाइप ही डिवाइड किया है इन दोनों को। तो एक लॉन्गिट्यूडनल मोड होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल मोड सिर्फ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है भाई, अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल मोड बनेंगे तो उनमें किसका डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है ट्रांसवर्स मोड, जो मिरर के परपेंडिकुलर होंगे। अब लाइट का प्रोपोगेशन तो ऐसे हो रहा है और मिरर हमारे पास ही है, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पर निर्भर करेंगे, किसकी, ऑप्टिकल कैविटी की। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन क्या होगी, ऑप्टिकल कैविटी परपेंडिकुलर ही तो होगी लेजर के। अब ये क्या करते हैं, ये डिफर बोथ इन फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। लॉन्गिट्यूडनल मोड में ना इंटेंसिटी जो होती है सेम रहती है, लेकिन ट्रांसवर्स मोड में ना फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंस रहती है, इंटेंसिटी भी डिफरेंस रहती है। लॉन्गिट्यूडनल मोड में फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इंटेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स विच डिफर इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ईच अदर एंड ट्रांसवर्स मोड्स विच में डिफर इन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द पैटर्न। समझ में आई बात, ठीक है। और जो फंडामेंटल और जो ट्रांसवर्स मोड होता है ना, वो गॉसियन बीम होता है। कहने का मतलब देखो क्या, जैसे मैंने अभी बताया ट्रांसवर्स मोड किस में डिफर करते हैं, इंटेंसिटी पैटर्न में, इंटेंसिटी अलग होती है उन मोड की, ठीक है। अब इंटेंसिटी कहने का मतलब देखो मतलब अब जैसे इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होता है ना, वो गॉसियन बीम होता है। अब जैसे हमारे पास ये, मेरे पास क्या है, कर्व हो गया, है ना, ये क्या गॉसियन कर्व बनाया मैंने, तो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा। सेंट्रल में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और उस जैसे जैसे थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। समझ में आया। तो जो फंडामेंटल ट्रांसवर्स मोड होता है ना, उसकी उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो गॉसियन कर्व को फॉलो करती है। ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इनको हम करते हैं डिटेल में डिस्कस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मोड को हम एक्सियल मोड भी बोलते हैं, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ना, ये मिरर हो गए 2। अब लाइट ऐसे और ऐसे तो ट्रैवल करेगी, समझ में आई बात, ऐसे जाएगी फिर टकरा के वापस इस पर आएगी, फिर इस मिरर से ऐसे जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल मोड रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द रेजोनेटर, दैट इज द डायरेक्शन बिटवीन द मिरर। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, कोई डाउट है। और ये हमारे पास 2 मिरर के बीच की डिस्टेंस कितना हुई होगी, L। अब ध्यान से समझना है आपको, देखो फॉर स्टैंडिंग वेव टू फॉर्म इनसाइड द रेजोनेटर, इन रेजोनेटर के बीच में स्टैंडिंग वेव कब बनेगा, लाइट वेव्स रिफ्लेक्टिंग बैक एंड फोर्थ मस्ट इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। पर लाइट जो है बैक एंड फोर्थ करके रिफ्लेक्ट होगी और वो क्या करे, कंस्ट्रक्टिवली मिले, तभी तो स्टैंडिंग वेव बनेगा या स्टेशनरी वेव बनेगी। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेज डिफरेंस जो है ना सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद में, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अब देखो एक रिफ्लेक्शन में कितना लाइट ऐसे गई और फिर ऐसे टकरा गई, तो कितना फेज डिफरेंस हुआ, पाई का फेज डिफरेंस हुआ। और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन में 2 रिफ्लेक्शन में कितना होगा, समझ में आया, 2 पाई का डिफरेंस होगा। तो जो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे हमारे पास एक बीम के, तो कितना होगा 2 पाई m, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया क्या कहा, तो फेज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ये इंटीजर है हमारे पास, ठीक है ना, 1 2 3 4 इसका वैल्यू हो सकता है। अब ध्यान से देखो, देखो टोटल फेज चेंज फॉर अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप कहने का मतलब है ऐसे गया हमारे पास
और फिर वापस आया, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट। अब देखो राउंड ट्रिप कहने का मतलब है लाइट ऐसे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वापस आया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से ये पूरा राउंड ट्रिप हो गया। तो राउंड ट्रिप में ना जो टोटल फेज चेंज होगा वो कितना होना चाहिए, 2πm ही तो होना चाहिए, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन तभी तो होगा। अब देखो ये हमने क्या लिखा है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला दिखा है। देखो जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास 2π में लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। समझ में आया, क्या लिखा है, पाथ डिफरेंस। ये है पाथ डिफरेंस, ये है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जैसे मैंने बताया कितना होना चाहिए, 2πm होना चाहिए। एम के हमारे पास इंटीजर है 1 2 3, इसको मोड नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड नंबर। ये 2π में लैम्डा हो गया, ठीक है ना, समझ में। और ये पाथ डिफरेंस। अब देखो टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया एक राउंड ट्रिप में, एल, और फिर वापस आया एल, तो कितना होगा, 2l हो गया। समझ में आई बात। लेकिन इस मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, n, तो कितना आ जाएगा 2nl। समझ में आई बात, मैंने क्या कहा, क्या आ जाएगा 2nl, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम, ये ऑप्टिकल पाथ आ गए मेरे पास, क्या आ गया है, ठीक है ना, ऑप्टिकल पाथ आ गया। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो 2π से 2π कट जाएगा, लैम्डा इधर चला जाएगा, मेरे पास m लैम्डा बचेगा। तो m लैम्डा किसके इक्वल है, 2nl के। तो ये आप ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब दो मिरर है ये, है ना। अब इन दोनों मिरर के बीच में ये है मेरे पास आया है ना। तो ले देखो वेव लाइट ऐसे गया और ऐसे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, 2l। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करती तो ऑप्टिकल लेंथ हमारे पास मिल गया। तो ऑप्टिकल लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये वेव की लेंथ के, ये एक तो लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, 2l हो गया यहाँ तक। समझ में आया मैंने क्या बात है, 2l हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और ये आधा वेव लेंथ है ना, समझ में आया मैंने क्या कहा। तो ये देखो 2 लैम्डा तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक वेव लेंथ, यहाँ से यहाँ तक एक वेव लेंथ, और आधा वेव लेंथ ये, तो ये λ/2 हो गया। इसी तरीके से वापस जाएंगे तो 2 की गुना कर दो, समझ में आया। तो मेरे पास लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा आ गया, वो सॉरी ये कितना आया हमारे पास, ये 4 लैम्डा प्लस लैम्डा आया, यानी 5 लैम्डा आया, है ना। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ही तो है, तो जिसको हम क्या लिखे हैं, m लैम्डा। समझ में मैंने क्या बताया है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये था, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन। ये रेजोनेंस की कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि इसी कंडीशन में क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी। यदि हमारे पास m जो होगा 2nl, ठीक है ना, अपॉन में लैम्डा, मोड नंबर ये यदि है, तो हमारे पास क्या बनेगा, या वेवलेंथ हमारे पास जो है हम ऐसे कह सकते हैं 2nl अपॉन में m है, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। रेजोनेंस की कंडीशन है। l रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ओ लेंथ हो गया, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम, और m क्या हो गया, मोड नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हम एग्जाम्पल से यहाँ पे देख सकते हैं फेज शिफ्ट के बारे में। अब देखो जैसे क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है, ये 2π, 3π, 2π, ठीक है, ये 3π, ये कितना 4p मोड है, ये फर्स्ट मोड हो गया। ये सेकंड मोड, इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बन सकती है। थर्ड मोड है, ये थर्ड मोड हो गया, 4 1 2 3 4, ये 4 मोड हो गए। स्टैंडिंग वेव ही तो बनी हुई है। ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 मोड हो गया। समझ में आया बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं, अब हम पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट कंडीशन की, फ्रीक्वेंसी की यदि बात करें तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यूजिकल टू सी अपॉन में लैम्डा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल मोड की। तो m का मतलब मोड है यहाँ पे, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट मोड, तो म्यू सी अपॉन में लैम्डा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हमने अभी अभी ऊपर प्रूफ क्या किया, 2nl जो है हमने m लैम्डा, यानी m नीचे आ गया, है ना। तो मैं लैम्डा की जगह यहाँ 2nl और ऊपर चला जाएगा m, तो ये फॉर्मूला हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई लॉन्गिट्यूडनल मोड की, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल मोड की आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। अब देखो हर मोड का m का वैल्यू 1 रखो,
अब देखो स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड, देखो सबका एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सबका सेम है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये पहला मोड हो गया हमारे पास, ठीक है। म्यूजिकल टू सी अपॉन में 2nl, यहाँ 1 रखेंगे, एम का वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये है। और ये क्या है, डेल म्यू, डेल म्यू क्या है, दो मोड के बीच का डिफरेंस, समझ में आई बात, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड होगा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये क्या है, अलाउड लॉन्गिट्यूडिनल मोड इनसाइड अ लेजर कैविटी। कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो दिस मोड बिलोंग्स टू द पैसिव कैविटी वेयर द एक्टिव मीडियम इज नॉट प्रेजेंट। एक्टिव मीडियम क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। अब ध्यान से देखना इस बात को, देखो जो ये हमारे पास मीडियम है, ठीक है ना, जो हमारे पास ये मीडियम है, अब यदि हमने इस पर कोई मीडियम नहीं रखा, कोई भी मीडियम हमारे पास, यदि इन दो मिरर के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो क्या होगा, पैसिव मीडियम होगा। यदि हम इन दो मिरर के बीच में कोई मीडियम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव मीडियम। तो यदि मीडियम नहीं है तो उसको पैसिव कैविटी बोलेंगे, मीडियम है तो एक्टिव कैविटी बोलेंगे। अभी आप ध्यान से सोचना, देखो जो ये अलाउड फ्रीक्वेंसीज हमें मिली है ना, ठीक है ना, मोड लॉन्गिट्यूडिनल मोड की जो अलाउड फ्रीक्वेंसीज हमारे पास मिली है, अब आप दो गौर से सोचो, देखो इन फ्रीक्वेंसी में से कुछ ही फ्रीक्वेंसी मोड होंगे जो एम्पलीफिकेशन होगा लेसिंग थ्रेशोल्ड से ज़्यादा। मतलब भाई एक फ्रीक्वेंसी लेसिंग थ्रेशोल्ड कहने का मतलब है, मतलब लेजिंग कंडीशन जिसके अबव एम्पलीफिकेशन होगा, जिसके अबव लेजिंग एक्शन होगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। क्योंकि कुछ मीडियम यदि प्रेजेंट होगा, यदि बीच में क्या आ जाए मीडियम प्रेजेंट हो गया तो एब्जॉर्प्शन वगैरह भी तो होगा इन फ्रीक्वेंसीज का, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो वो तो एम्पलीफाई नहीं हो पाएंगे, तो वो मोड तो हमें बाहर मिलेगा नहीं। तो वही कह रहा है, आउट ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज डेट हैव एम्पलीफिकेशन, है ना, डेट हैव एम्पलीफिकेशन अबव थ्रेशोल्ड टू ओवरकम एब्जॉर्प्शन विल बी इमिटेड, वही फ्रीक्वेंसी बाहर निकलेगी जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जिस पर लेजिंग एक्शन अचीव होगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो सेपरेशन बिटवीन द नेबरिंग लॉन्गिट्यूडिनल मोड क्या होगा, अब जानते हैं म्यू हमने क्या निकाला है, यही तो निकाला है हमने, सी अपॉन में 2nl, ये निकाला है। तो दो मोड के बीच का डिफरेंस सीधी सी बात है, एम के कितनी, सी अपॉन में 2nl आ जाएगा, ठीक है ना, m+1 है, माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। यदि हम वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ सेपरेशन क्या होगा, अब देखो म्यू क्या होता है, सी अपॉन में लैम्डा ही तो होता है, तो डेल म्यू हमारे पास कितना आएगा, सी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा, डिफ्रेंशिएशन करके यही तो आएगा, तो डेल लैम्डा हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में डेल म्यू इंटू में सी, ये डेल म्यू का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा वेवलेंथ सेपरेशन का, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो वेवलेंथ सेपरेशन कितना होगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2nl, ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको आप कर लेना। बात करते हैं गेन कर्व क्या, लेज़र ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो जैसे मैंने अभी ऊपर अभी आपको बताया कि कुछ ही फ्रीक्वेंसी ऐसी होंगी जो बाहर निकलेंगी, तो वही है लेज़र ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज, अलाउड फ्रीक्वेंसीज। और गेन कर्व का मतलब है जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेंगी वही तो बाहर निकलेंगी। अब जैसे ये एक्टिव मीडियम कहने का, हम देख जब हम एक्टिव मीडियम रखेंगे तो लेज़र मटेरियल रखा है तो तभी हमारे पास कैविटी क्या होगी, एक्टिव कैविटी होगी। तो उस एक्टिव कैविटी में तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन वगैरह हो सकता है, गेन होगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब यदि जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा गेन कर जाएंगी, एम्पलीफाई हो जाएगी, वही बाहर निकलेंगी, जो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी वो नहीं। तो गेन कर्व या जिसको हम गेन प्रोफाइल भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये जो कर्व मैंने बनाया है ये फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्टिमुलेटेड इमिशन से हमें मिली है ना, कैन प्रोवाइड सफिशिएंट गेन, और विच स्टिमुलेटेड इमिशन कैन प्रोवाइड सफिशिएंट गेन। स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो तभी तो सफिशिएंट गेन हमें मिलेगा। अब भी आप ध्यान से देखो, ये लॉन्गिट्यूडिनल कैविटी मोड हो गया, एक मोड ये, एक मोड ये, एक मोड ये, एक मोड ये बहुत सारे मोड आप देख रहे हो, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्गिट्यूडिनल मोड हमने बताया। अब ये गेन कर्व देखो, ये क्या हमारे पास गेन कर्व है। अब यहाँ इस चीज़ को ध्यान से देखो, देखो जो लेज़र थ्रेशोल्ड है हमारे पास, लूप गेन है GL से हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो लूप का गेन है, जो कैविटी का गेन है, ये 1.0 है। यदि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी
मतलब इससे ज़्यादा जो गेन होगा हमारे पास, ठीक है ना, तो इस गेन जो है 1.0 से ज़्यादा होगा तो वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इमिट हो जाएगी। तो ये लेज़र थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना। अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल मोड नहीं निकलेगा, ये भी लॉन्गिट्यूडनल मोड नहीं निकलेगा, समझ में आई बात, ठीक है। ये बिल्कुल वर्ज पर है, ये भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लग रहा है, ये बिल्कुल उसी पर है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये, ठीक है ना। यदि हम चाहे तो इनको इंक्लूड कर सकते हैं, यदि थोड़ा ये बिल्कुल बाउंड्री पर है तो ये नहीं निकलेगा, है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी, तो हमारे पास यही 3 मोड, एक ये, ठीक है ना, इसको ना ये भी, 1 मिनट सॉरी, देखो ये इसके अंदर है तो ये भी, ये नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, ये भी मोड नहीं निकलेगा, ये नहीं, क्योंकि देखो थ्रेशोल्ड से इससे ना कम ही है, ये आप ग्राफ देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो हमारे पास होता भी तो ऐसे ही है, देखो ये जो हमें लेज़र बीम मिलेगी ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसी तरीके से तो होगा। तो जो हमारे पास लेज़र थ्रेशोल्ड है, जो इसके अंदर जितनी भी मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आएंगी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर होगी वही इमिट होंगी, समझ में आई बात। अब आप देख सकते हो इस चीज़ को, जो लेज़र का आउटपुट है ये भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, देखो ये निकला है, ठीक है। तो देखो जो ये वाली लाइन है ना, ठीक है ना, तो इसमें ना बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट तो हमें मिलती नहीं है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा विड्थ होती है। तो आप ये यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, विड्थ देख सकते हो, ठीक है ना। ये वाली लाइन का देखो थोड़ा सा विड्थ देख सकते हो, ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, देखो इसका भी इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है आपको, है ना, समझ में आई बात, ये पावर इसका, ठीक है। तो लाइन विड्थ ऑफ वन लॉन्गिट्यूडनल मोड, तो ये हमारे पास है। तो जो पावर है आप देख सकते हो ये इस तरीके से ये में मिला है, लाइन विड्थ ऑफ वन लॉन्गिट्यूडनल मोड, ठीक है ना। ये इसका बात कर रहा है, सिर्फ इसका लाइन विड्थ, ठीक है ना। अब ये विड्थ हम सभी जानते हैं, लाइन ब्रॉडनिंग, वो डोपलर ब्रॉडनिंग, प्रेशर ब्रॉडनिंग वगैरह ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं जिनकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 लॉन्गिट्यूडनल मोड हमारे पास है, ठीक है। तो देखो क्या है, हम देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या है, डेल म्यू माइनस के 2, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ये क्या है, म्यू एम प्लस के 2, कैन बी एम्पलीफाइड, ये फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाइड हो सकती हैं, ठीक है ना। वाइल ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज आर कट ऑफ, वो कट ऑफ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ओनली फ्यू फ्रीक्वेंसीज हैं जो रेजोनेट करती हैं, समझ में आई बात। एज अ रिजल्ट द आउटपुट ऑफ अ लेजर कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स, जो आउटपुट होगा ना फ्यू क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स होती हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। नंबर ऑफ मोड्स, जो आउटपुट हमें मिला है, ठीक है ना, तो जो लेज़र आउटपुट हमें मिला उसमें नंबर ऑफ मोड्स क्या होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ मोड्स जो होंगे, अब जो यही मेरे पास मिलेगा, ठीक है ना। अब ये मिलेगा कैसे, ये इस फॉर्म में ही तो होगा मेरे पास, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे क्या है, मोड्स हैं। अब ध्यान से देखो, डेल लैम्डा क्या, लाइन विड्थ ऑफ द इमिशन लाइन, तो जो इमिशन लाइन हमारे पास है ना, इसका क्या है, लाइन विड्थ है, समझ में आई बात। और डेल लैम्डा क्या, स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट मोड्स, तो स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट मोड्स हमने वेवलेंथ की टर्म्स में ऊपर देखा था, तो यानी स्पेसिंग बिटवीन तो दो एडजेसेंट मोड्स तो ये हो गई ये, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, लाइन विड्थ है। लाइन विड्थ हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये सेंट्रल फ्री तो हाफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, तो हाफ मैक्सिमम पर जो हमारी पावर होगी, तो हाफ मैक्सिमम पर जो विड्थ होती है ये हमारे पास क्या है, लाइन विड्थ है, ठीक है। और जो दो एडजेसेंट मोड है, ये दो एडजेसेंट मोड के बीच का डेल लैम्डा, सिग्मा, समझ में आई बात, सिग्मा लैम्डा और ये डेल लैम्डा, ये स्पेसिंग हो गई। तो ये नंबर ऑफ मोड्स हम इस तरीके से लेजर आउटपुट में निकाल सकते हैं, ठीक है। बात यदि करें हम ट्रांसवर्स मोड की, देखो ट्रांसवर्स मोड्स क्या होते हैं, पैटर्न से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, मतलब स्टैंडिंग वेव्स ही हैं, है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही, जो परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। लॉन्गिट्यूडनल मोड में क्या था, अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सिस थे, है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द लेजर कैविटी, ठीक है। तो दीज मोड्स आर डिफाइंड बाय क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ऑफ द लेजर कैविटी। वो क्या थे, लेंथ को डिफाइन कर, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कैविटी डिफाइन करती थी लॉन्गिट्यूडनल मोड,
क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कैविटी क्या डिफाइन करेंगे, ट्रांसवर्स मोड। समझ में आई बात। जो मोस्ट कॉमन ट्रांसवर्स मोड होता है हमारे पास, जिसको हम TEM बोलते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। TE यदि हो तो हम बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, TM को बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या मिलता है, लेजर होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ होते हैं, तो जो कॉमन होगा वो क्या होता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड होगा, जिसको हम TEMN से लिखते हैं। MN क्या है, इंटीजर्स हैं। समझ में आई बात, ठीक है ना। ये क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स या नल खाली इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। ये क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कितने नोड्स है, कितने खाली जगह है जहाँ पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो शो करते हैं। सबसे फंडामेंटल मोड हमारे पास क्या होता है, TEM00 होता है। अब ये ऐसा क्यों है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बस अभी आप फिलहाल के लिए ये समझो, जो ये मोड होता है ना हमारे पास, इसमें ये गॉसियन इंटेंसिटी प्रोफाइल होता है। गॉसियन कहने का मतलब है जो इंटेंसिटी आएगी इसकी गॉसियन कर्व शो करेगी। इसमें कोई नोड नहीं होते। अभी क्या है नोड वगैरह, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, बस अभी फ़िलहाल के लिए समझो। और ये हाई बीम क्वालिटी होता है, तो सबसे जो फंडामेंटल होता है वो यही होता है, ठीक है ना, 0 और मोस्टली यही इमिट होता है। मोड सिलेक्शन, मोड का सिलेक्शन कैसे होगा, कैविटी के डिज़ाइन पर निर्भर करेगा और एपर्चर के साइज पर। लॉन्गिट्यूडनल मोड में क्या था, लॉन्गिट्यूडनल मोड में हमने देखा था लेंथ पर निर्भर कर रहा है, और डायमेंशन क्या क्या है मिरर के, स्फेरिकल है कि प्लेन है। और यहाँ पर मोड का सिलेक्शन कैसे डिफाइन करें, एपर्चर के साइज पर, क्योंकि ये क्या क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से डिटरमाइन करते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, 1 मिनट गौर से देखो, ये मेरे पास कुछ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड है, ठीक है ना। ये वाई हो गया, एक्स हो गया, वर्टिकल और ओरिजोनटल, समझ में आया। अब देखो इसमें कोई नोड नहीं है, मतलब इसमें ना इंटेंसिटी आप देखो वाई और एक्स में बिल्कुल है, ठीक है ना, ऐसा कोई नल जगह नहीं है। यदि आप ध्यान से देखो 1 MN है ना, TEMN है ना, तो वर्टिकली एक नोड है, बीच में खाली स्थान है 1 0, हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं है, यहाँ इंटेंसिटी नहीं है। इसमें देखो 1 2, तो 2 0 हो गया। समझ में आए बात, वर्टिकली देखना है आपको, ठीक है ना, ये वर्टिकली है तो 2 नोड हो गए हमारे पास। इसमें देखो 1 2 3 3 0, इसमें देखो 1 और 2, तो वर्टिकली है 1 और एक हॉरिजॉन्टली हो गया 1 1, समझ में आ गई, ठीक है। इसमें देखो वर्टिकली कितने 2 और हॉरिजॉन्टली कितना है 1, तो आप समझ सकते हो वर्टिकली यानी वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस, ठीक है। समझ में आए बात, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, तो 3 और ये हॉरिजॉन्टली 1, 1 2, ये 2 और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी 2, समझ में आई बात, ठीक है। तो जो ये हमारे पास सबसे फंडामेंटल होता है, तो सबसे फंडामेंटल कहने का मतलब है, आप देख सकते हो ये गॉसियन कर्व है, ये गॉसियन प्रोफाइल इसका शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है ये क्या है, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम जब क्रॉस सेक्शनली देखेंगे ना बीम को, तो हमें मिलेगा यहाँ इंटेंसिटी है, यहाँ इंटेंसिटी है, यहाँ इंटेंसिटी नहीं है, समझ में आई बात। यहाँ इंटेंसिटी है, ये जगह खाली है, ठीक है। ये क्या क्रॉस सेक्शनल व्यू है लाइट का, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑप्टिकल कैविटी एंड लेजिंग मोड्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।